नमस्कार दोस्तों, मैं देवी शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं तो पेपर नंबर 1 का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास। 606 एडी से लेकर के 1312 एडी तक का जो पीरियड था, उसी पीरियड को हमें पढ़ना होता है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम भारत का राजनीतिक इतिहास है, वो भी 606 से लेकर के 1312 तक के जो समय है वो उतना है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या फिर पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि सर ने, यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र सामने आता है। प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि भैया आपने सिलेबस चेक ही नहीं किया था। वहाँ पर आपके पेपर नंबर 1 का नाम भारत का राजनीतिक इतिहास था ही नहीं। तो जब आपके पेपर नंबर 1 का नाम भारत का राजनीतिक इतिहास होगा ही नहीं, तो आपको यहाँ के क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलेंगे? तो इसलिए सिलेबस चेक कर लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं इसके हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका पहला वीडियो आ चुका है, उसमें लगभग हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए थे। आज 8वें नंबर प्रश्न से जो है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। हाँ, यशोवर्मन कहाँ का शासक था, ये हो गया था। ठीक है, अब जो है हमें पढ़ना है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कन्नौज के आयुध वंश पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मतलब कह रहे हैं जो कन्नौज पर एक वंश चला, जिसने राज किया, जिसका नाम था आयुध वंश। ठीक है, उसके ऊपर हमें क्या करना है? संक्षिप्त में मतलब छोटे मोटे उसमें जो है उसके ऊपर टिप्पणी करनी है, मोटी मोटी जानकारी, मोटा मोटी जानकारी हमें देनी है। तो आप लिखेंगे, यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज में आयुध नामांत शासकों का उल्लेख मिलता है। मतलब बोल रहे हैं जब यशोवर्मन की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात कन्नौज पे गद्दी पर जो बैठते हैं वो बैठते हैं कौन? आयुध नामांत के कोई शासक आते हैं जो उस गद्दी पर जाकर के बैठते हैं। इनमें ब्रजायुद्ध और चक्रायुद्ध प्रमुख थे। मतलब बोल रहे हैं इनमें कौन थे? वज्रायुग और उसके बाद चक्रायुद्ध। वज्रायुद्ध और चक्रायुद्ध ये दो क्या थे? प्रमुख थे। आगे लिखते हैं वज्रायुद्ध की राजधानी कन्नौज थी, और लिखते हैं काश्मीर नरेश जयापीड का समकालीन वज्रायुद्ध था। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि जो वज्रायुद्ध था उसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। और जब बात करते हैं कश्मीर के नरेश जो थे, वो कश्मीर के नरेश कौन थे? जयापीड। उनका समकालीन था कौन था? वज्रायुद्ध। ठीक है, कौन था? वज्रायुद्ध था। इसके पश्चात इंद्रायुद्ध कन्नौज की गद्दी पर बैठा। इसके बाद कौन बैठा? इंद्रायुद्ध कन्नौज की गद्दी पर बैठा। उक्त दोनों शासक एक ही वंश के थे। मतलब कह रहे हैं ये दोनों शासक जो थे वो कौन से थे? एक ही वंश के थे, किंतु उनके मध्य संबंधों का कोई निश्चित आधार नहीं है। मतलब बोल रहे हैं उनके बीच जो संबंध थे उनका कोई निश्चित आधार नहीं है। थे तो एक ही वंश के थे, लेकिन कोई ज़्यादा लेन देन नहीं था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इंदिरायुद्ध 1783 से 1784 ईस्वी में शासन कर रहा था। ठीक है, कब कर रहा था? 1783 से 1784 में शासन किया। किसने किया था? इंदिरायुद्ध ने। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 8वें नंबर प्रश्न के बारे में आप जवाब दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है चंदेल कौन था या चंदेल कौन थे, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे, चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का मतभेद है। मतलब बोल रहे हैं कि जो चंदेल की उत्पत्ति है इसके बारे में जो है विद्वानों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिलता है। जो विद्वान आए हैं उन्होंने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने जो है चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है। बात करते हैं अभिलेखीय साक्ष्यों से विदित होता है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष के मारीचि और अत्रि मुनि के चंद्रात्रेय का जन्म हुआ। मतलब बोल रहे हैं कि जब आप अभिलेख के साक्ष्यों को पढ़ते हैं तो उससे विदित होता है, मतलब हमें पता चलता है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से कौन हुए? मरीच हुए और
अत्रि हुए। कौन कौन हुए? मरीच हुए और अत्रि हुए। किससे हुए? विश्व सृष्टा आदि पुरुष से मारीच और अत्रि हुए। अत्रि मुनि से चंद्रात्रेय का जन्म हुआ। किसका हुआ? अत्रि मुनि से चंद्रात्रेय का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसे राजाओं को जन्म दिया जो पृथ्वी का संहार और रक्षण करने में समर्थ थे। मतलब कह रहे हैं जो अत्रि मुनि थे, इन्होंने ऐसे ऐसे राजाओं को जन्म दिया है जो पृथ्वी का संहार भी कर सकते थे और उसका रक्षण भी कर सकते थे। उन्हीं के वंश में चंदेलों के पहले नन्नुक की उत्पत्ति हुई। मतलब बोल रहे हैं कि इन्हीं के वंशज थे। कौन थे? चंदेल। वहीं से जो है पहले जो नन्नुक मीन्स कहते हैं कि पहले राजा, एक तरीके से कह सकते हैं जो है चंदेलों के राजा, वो निकल के आए। इन्हें चंद्र और चंद्रत्रेय का वंशज बताया जाता है। किसका? इन्हें चंद्र और चंद्रात्रेय का क्या माना जाता है? वंशज माना जाता है। किनको माना जाता है? चंदेल को। ठीक है, तो इस प्रकार से चंदेलों के बारे में आप बता दीजिएगा। थोड़ा नाम उटपटांग होते हैं, अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से इन चीज़ों को लिख लेंगे। ये आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है कि गोविंद चंद्र गहड़वाल के विषय में क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे चंद्रदेव के बाद गोविंद चंद्र गहड़वाल वंश का राजा हुआ। मतलब बोल रहे हैं कि चंद्रदेव के बाद कौन हुआ? गोविंद चंद्र गहड़वाल जो है वो राजा हुआ। यह बड़ा प्रतापी शासक था। कौन था? गोविंद चंद्र गहड़वाल जो था ये काफ़ी ज़्यादा प्रतापी शासक था। युवराज के रूप में ही उसने तुर्की के आक्रमण को विफल कर दिया। जब वो युवराज थे, देखिए क्या होता है कि राजा होते हैं और राजा के जो पुत्र होते हैं, जो उस समय शासन में नहीं होते हैं, बस राजा के पुत्र होते हैं जिनको राजकुमार कहते हैं। तो छोटे होते हैं तो राजकुमार कहलाते हैं, और जैसे जैसे वो राजा बनने के करीब जाते हैं, मतलब एज उनकी हो जाती है, तो उनको युवराज कहा जाता है। राजा बनने से जो पूर्व की और राजकुमार और राजा के बीच की जो पीरियड होता है, उस समय का जो व्यक्ति होता है वो युवराज कहलाता है। तो बोलते हैं कि युवराज के रूप में ही उसने क्या किया था? कुछ तुर्कियों ने आक्रमण किया था तो उसको विफल कर दिया था। लिखते हैं पूरब में उसने पालों की कमजोरी का लाभ उठाकर मगध के पश्चिम भाग पर अधिकार कर लिया। मतलब कह रहे हैं पूरब में बात करें तो उसने जो पाल लोग थे, पाल लोगों की कमजोरियां जो थी उसका लाभ उठाया और मगध के पश्चिम भाग पर उन्होंने क्या किया? अधिकार कर लिया। लिखते हैं पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के अंग बन गए। मतलब बोल रहे हैं पटना और मुंगेर ये दोनों क्या हो गए थे? उसी के राज्य के अंग बन गए थे। उसकी विजय पताका दक्षिणी मालवा तक फहराई। मतलब कहाँ तक कहते हैं कि उसने जो है विजय पताका जो उसकी थी वो कहाँ तक? दक्षिणी का जो मालवा है वहाँ तक जो है क्या की गई थी? उसकी विजय पताका फहराई गई थी। वह स्वयं दानी व विद्वान था। वो क्या था? स्वयं दानी भी था और विद्वान भी था, और विद्वानों का आदर करने वाला था। क्या था? विद्वानों को काफी ज्यादा वो क्या करता था? आदर करता था। कौन करता था? गोविंद चंद्र गाहड़वाल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयचंद कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। जयचंद के बारे में बताना है तो आप लिखेंगे जयचंद 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? जयचंद बैठा। कब बैठा? 1170 ईस्वी में जाकर के वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि यह विजयी परम वैष्णव और दानी था। मतलब बोल रहे हैं वह विजयी और परम वैष्णव क्या था? दानी था। ठीक है, वैष्णव दानी था। उसने गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया। मतलब बोल रहे हैं जो गुजरात के सोलंकी थे और जो तुर्क लोग थे, इन लोगों को कई बार जो है किसने हराया था? जयचंद ने हराया था। उसका राज्य बनारस और गया तक था। मतलब बोल रहे हैं उसका जो राज्य था वो कहाँ तक था? बनारस और गया तक माना जाता था। उसने 8 सामंत राजाओं को बंदी बनाया था। उसने कितने? 8 सामंत राजा जो थे उनको क्या कर लिया था? उसने बंदी बनाया था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया। किसने किया था? जयचंद ने जो है अपनी पुत्री, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था, उसका स्वयंवर किया था। स्वयंवर में पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता के अपहरण से दोनों वंशों में शत्रुता बढ़ गई। मतलब बोल रहे हैं कि स्वयंवर में ही क्या किया था? पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था और यही कारण था कि दोनों वंशों में क्या हुई? शत्रुता बढ़ गई। 1194 ईस्वी की कन्नौज की लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा वह मारा गया। क्या हुआ? 1194 ईस्वी की जो कन्नौज की लड़ाई थी उसमें मोहम्मद गौरी द्वारा कौन मार दिया गया? जयचंद मार दिया गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि
गाहड़वाल कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। गाहड़वाल कौन थे आपको बताना है। तो आप लिखेंगे, कहा जाता है कि ययाति वंश में उसके सबसे छोटे पुत्र के वंशजों उसके सबसे छोटे पुत्र के वंशजों में देवदास पैदा हुआ था। मतलब बोल रहे हैं कि ययाति वंश का जो सबसे छोटा पुत्र था उसके वंशज में कौन पैदा हुआ था, उसके वंशज में देवदास पैदा हुआ था, जिसने काशी के आसपास शासन किया। कहाँ पर किया था? काशी के आसपास उसने शासन किया। वह शनि से पीड़ित था। किससे था? शनि जो ग्रह होता है उससे पीड़ित था, परंतु उसने दुष्ट ग्रह, ठीक है, कि दुष्कृतियों और पीड़ाओं को टाला। मतलब कह रहे हैं जो ग्रह से उसको दिक्कतें आती थीं, जो पीड़ाएं मिलती थीं, जो दिक्कतें आती थीं, उन सभी चीज़ों को टाला। इसीलिए वह ग्रहों का निवारण करने वाला कहलाया। वह क्या कहलाया? ग्रहों का निवारण करने वाला ग्रहवार कहलाया। इसका बिगड़ा हुआ रूप ही ग्रहवार प्रसिद्ध हो गया। इसका बिगड़ा हुआ रूप ही क्या हुआ? गहरवार प्रसिद्ध हो गया। कालांतर में धर्म रक्षक होकर इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। और कालांतर में मतलब जैसे जैसे समय बीता वह धर्म रक्षक के रूप में हमारे सामने आया और इतिहास में उसने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गहरवाल के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नागभट्ट प्रथम कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि यह अवंती जो उज्जैन में है, ठीक है, में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट था, उज्जैन में। इसकी राजधानी जालौर थी। क्या थी? जालौर थी। कहा जाता है कि उसने शक्तिशाली मलेच्छ राज्य को पराजित किया था। किसने? नागभट्ट ने शक्तिशाली मलेच्छ राज्य जो थे उनको क्या किया था? पराजित किया था। ये मलेच्छ अरब आक्रमणकारी थे। ये कौन थे? ये अरब से आए हुए आक्रमणकारी थे जो आक्रमण वगैरह किया करते थे। इन आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद उसने अपनी सत्ता भड़ौच तक स्थापित की। उसने क्या किया? जो आक्रमणकारी थे उनको पराजित किया और साथ ही साथ उसने जो अपनी सत्ता थी उसको बढ़ाकर कहाँ तक ले गया? भड़ौच तक ले गया। उसने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। क्या की? उसकी जो राजवंश की प्रतिष्ठा थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की तथा 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ से? 730 से 760 मतलब 30 वर्ष तक उसने क्या किया? नागभट्ट प्रथम ने शासक किया। ठीक है, शासन किया। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कलुचिर शासक गांगेयदेव के विषय में बताइए। गांगेयदेव कलुचिर शासक था। कौन था? कलुचिर शासक गांगेयदेव था। इसके बारे में विषय में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे गांगेयदेव कलुचिर वंश का एक प्रमुख शासक था। अपनी दिग्विजय में इसने उत्तर कांगड़ा, ठीक है, उत्तर कांगड़ा तक आक्रमण किया। प्रयाग और बनारस पर अधिकार कर पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य विस्तृत कर लिया और दक्षिण में कुंतल तथा उत्कल तक के राजाओं को परास्त किया। इसके उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो ये इतना जीता उसके वजह से उसने क्या किया? उसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की। भोज परमार ने उसे परास्त कर उसकी शक्ति को छीन कर दिया। किसने किया था? भोज परमार ने जो है इसको गांगेयदेव को क्या किया? परास्त कर दिया और उसकी शक्तियों को क्या कर दिया? छीन लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप 14 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भोज परमार अपने वंश का प्रतापी शासक था। इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, क्या बताना है कि भोज परमार जो था वो अपने वंश का एक प्रतापी शासक था, यही आपको समझाना है। तो आप लिखेंगे भोज परमार की गणना परमार वंश में सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली शासकों में की जाती है। किसकी की जाती है? भोज परमार की। ठीक है, आगे आप लिखेंगे उसके शासनकाल में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों क्षेत्र में उन्नति हुई। किसके शासनकाल में? भोज परमार के जो शासनकाल था उसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में क्या हुई? काफ़ी ज़्यादा उन्नति प्राप्त हुई। उसने सर्वप्रथम चालुक्यों से संघर्ष किया। किससे किया था? भोज परमार ने सबसे पहले चालुक्यों से संघर्ष किया
उसके बाद क्लूचिर शासक गंगेदेव को बुरी तरह क्या किया था, पराजित किया था। उसके बाद लिखते हैं प्रतिहारों को पराजित कर उसने पश्चिमी बिहार पर आक्रमण कर दिया। किसको? प्रतिहारों को पराजित किया और जो पश्चिमी बिहार था उस पर क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया। हूणों के विरुद्ध उसे अपार सफलता मिलती है। मतलब बोलते हैं कि हूणों के विरुद्ध उसे क्या होती है, अपार सफलता, मतलब बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। किंतु भोज को चंदेल शासक विद्याधर से पराजित होना पड़ा। मतलब किससे होना पड़ा? जो भोज थे उनको क्या होना पड़ा, चंदेल का शासक था जिसका नाम था विद्याधर, उससे क्या हुआ, उसे पराजित होना पड़ा। गुजरात तथा त्रिपुरी शासक ने उस पर आक्रमण किया, फिर भी उसने वीरता का परिचय दिया। मतलब कह रहे हैं उसके ऊपर गुजरात और त्रिपुरी के शासक जो थे उन्होंने आक्रमण किया, फिर भी उसने क्या किया, वीरता का परिचय दिया, काफ़ी ज़्यादा उनसे क्या हुआ, लड़ा। ठीक है, जिस हद तक वो लड़ सकता था वो लड़ा। 16 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि नागभट्ट द्वितीय किसका पुत्र था, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे वत्सराज की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय 795 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने प्रतिहार वंश की सत्ता को पुनः स्थापित किया। यद्यपि प्रारंभ से उसे राजकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा। क्या हुआ? प्रारंभ में ही उसे क्या होना पड़ा, राजकूट का शासक था जिसका नाम था गोविंद तृतीय, उसी के हाथों उसे क्या होना पड़ा, पराजित होना पड़ा। उसने पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के समीप परास्त किया। किसको? पाल शासक धर्मपाल नाम के थे, उनको मुंगेर के पास क्या किया था, परास्त किया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार उसने आनर्त, मालवा, मत्स्य, किरात, ठीक है, उसके बाद तुर्बक और वत्स पर विजय प्राप्त की। इतने जगहों पर विजय प्राप्त की। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। 17 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखेंगे यह युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। गौरी की सामरिक चाल को समझने में पृथ्वीराज असफल रहा। प्रातः जब राजपूत सैनिक शौचादि के कार्य में व्यस्त थे, मतलब लेटरिंग वगैरह कर रहे थे, अपना शौच कर रहे थे, उस समय व्यस्त थे, अचानक तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज भागा, लेकिन रास्ते में उसे बंदी कर लिया गया। इस प्रकार इस युद्ध में मुसलमानों की विजय को सुनिश्चित कर दिया गया और चौहानों का 250 वर्ष पुराना साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। क्या हुआ था? तराइन का युद्ध किसके किसके बीच? 1192 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और जब पृथ्वीराज के सैनिक लोग क्या कर रहे थे, शौच वगैरह कर रहे थे सुबह के समय, तो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और किसको? पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है, अचानक से, धोखेधड़ी से एक तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कल्हड़ कौन थे, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे राजतरंगिणी के अमर रचयिता के रूप में कल्हड़ का नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये कश्मीर के निवासी थे। कश्मीर नरेश जय सिंह 1127 से 1149 के ईस्वी के बीच में जय सिंह ने राज किया था। कि राज्यकाल में इन्होंने अपने अमर काव्य की रचना की थी। इनके गुरु का नाम अलख दत्त था। क्या था? अलख दत्त था, जिनका उल्लेख मंखक ने अपने श्रीकंठ चरित में किया है। किसमें किया था? मंखक ने अपने श्रीकंठ चरित में किया था। इनका एकमात्र ग्रंथ राजतरंगिणी है। क्या है? इनका एकमात्र ग्रंथ जो है वो राजतरंगिणी है, जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसने जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है वह बिल्कुल ठीक है तथा निरूपण एक क्रम तथा पद्धति के अनुसार हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप कल्हड़ के बारे में बता दीजिएगा। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन 18 के 18 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।